Hello, welcome back to the channel The Social Sciences. Today we are going to discuss chapter 3 of class 10th history, that is the making of a global world. खुशी की बात यह है कि इस चैप्टर से सिर्फ सब चैप्टर 1 आपके सिलेबस का पार्ट है, यानी आपको बाकी के सब चैप्टर्स नहीं पढ़ने होंगे, सिर्फ स्टार्टिंग के 4-5 पेज और आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज दैट इज व्हाट वुड कम इन द एग्जाम. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड. यहाँ पे ग्लोबल वर्ल्ड से ही हमारा शब्द आया है ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या हुआ? जब दुनिया इंटरकनेक्ट करने लगे, ठीक है, और फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के कारण लोग और करीब आने लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन लास्ट 50 इयर्स का फिनोमेना है, लेकिन उससे पहले भी जो ग्लोबल वर्ल्ड था वो कनेक्टेड था. कैसे कनेक्टेड था? ट्रेड के कारण लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, सामान बेचते थे, है ना. चाइनीज पॉटरी वॉज अ कॉमन थिंग इन इंडिया. इंडिया ने बुद्धिज्म चाइना को दिया, श्रीलंका को दिया. दैट इज ऑल बिकॉज देयर वाज ट्रेड एंड माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ वर्क. उसके साथ साथ कैपिटल मूवमेंट यानी पैसों का भी मूवमेंट होता था. लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे बिकॉज ऑफ वॉर, है ना. फिर कभी कभी वॉर से बचने के लिए या डिजास्टर से बचने के लिए भी लोग मूवमेंट करते थे. तो ये सारे रीजंस के कारण जो दुनिया थी वो इंटरकनेक्टेड थी. बट ओवर द लास्ट 50 ईयर्स ये इंटरकनेक्शन और बढ़ गया बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, है ना. और थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री सोसाइटीज जो हैं वो हर हमेशा से इंटरलिंक रही हैं. भले ही वो ट्रैवलर्स मूव करे, ट्रेडर्स मूव करे, प्रीस्ट या फिर पिलग्रिम्स. पिलग्रिम्स मतलब जो रिलीजियस कारण के रीजन के कारण मूव करते हैं वो पिलग्रिम्स होते हैं, है ना. तो इन सारे लोगों के मूवमेंट के कारण हर हमेशा से मूवमेंट हुआ है और ये सारे लोग अपने साथ सामान यानी गुड्स, पैसे, ठीक है, वैल्यूज, स्किल्स, आइडियाज, इन्वेंशंस और सारे जर्म्स एंड डिजीजेस तक ट्रैवल किया है लोगों ने. व्हिच मीन्स जब लोगों का मूवमेंट होता है तो सिर्फ लोग मूव नहीं करते, वो अपने साथ कुछ नया सामान भी इंट्रोड्यूस करते दूसरी जगहों पे. वो नए मनी फॉर्म्स या फिर नई वैल्यू, कोई नई स्किल, आइडिया, इन्वेंशंस, ये सारी चीजें भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं. और सिर्फ इतना ही नहीं, ये अपने साथ साथ कभी कभी डिजीजेस भी लेके जाते हैं. एंड वी आर द जनरेशन हु शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ डिजीज. कोविड-19 वो कैसे आया था? बिकॉज पीपल वर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कैरिंग द डिजीज, है ना. तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे ग्लोबलाइजेशन के कारण डिजीज भी स्प्रेड करती है. ओके. और इसका हमें एग्जाम्पल ये देखने को मिलेगा जैसे काउरीज इंडिया में, जिसको कौड़ी बोलते हैं, जो दिवाली में भी चढ़ाया जाता है भगवान को, है ना. वो सब क्या है? वो दैट हैज बीन यूज एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी. और वो इंडिया में कैसे आया? थ्रू चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका. तो हम लोग पहले काउडी यानी जो सी ये जो शेल्स होते थे उनको यूज करते थे एज करेंसी. लेकिन वो करेंसी पहले चाइना और उससे पहले ईस्ट अफ्रीका में यूज होती थी, है ना. तो वो चीज स्प्रेड होके इंडिया पे आई. ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि कैसे जो वर्ल्ड है वो हर हमेशा से ग्लोबलाइज्ड रहा है. अब हम लोग देखेंगे सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड. तो इस सेक्शन में हमें देखना है कि सिल्क रूट का क्या इंपॉर्टेंस है. आपको पता है कि जो सिल्क रूट है वो बताता है कि कैसे चाइना अपना सामान जो था वो इस रूट से भेजता था, प्राइमरीली सिल्क भेजता था, इसीलिए इसका नाम हो गया सिल्क रूट, है ना. ये वेस्ट चाइना बॉर्डर पे है सिल्क रूट. ओके. तो हिस्टोरियंस ने इसका इंपॉर्टेंस बताया कि सिल्क रूट सिर्फ सिल्क को कनेक्ट नहीं कर रहा था, सिर्फ सिल्क नहीं भेज रहा था पूरी दुनिया को, लेकिन वो कनेक्शन का काम कर रहा था फॉर लैंड एंड सी. ठीक है, उसके कारण सिल्क रूट के कारण एशिया और यूरोप इंटरकनेक्टेड थे. ठीक है, क्योंकि चाइना इज ऑन वन साइड ऑफ एशिया. जैसे एशिया के एक साइड में अगर चाइना है तो यहाँ से जो चीजें ट्रैवल कर रही हैं दे आर मूविंग टू यूरोप. और वो यहाँ पे जो सिल्क रूट है वो इस मूवमेंट का उस मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रहा है. तो कहीं ना कहीं सिल्क रूट ने इंटरकनेक्ट किया एशिया और यूरोप को. उसके साथ साथ चाइनीज पॉटरी बोलो या फिर स्पाइसेस बोलो, ये सारी चीजें इंडिया से साउथ ईस्ट एशिया में गए बिकॉज ऑफ द सिल्क रूट, है ना. उसके साथ साथ गोल्ड एंड सिल्वर, इस टाइप के भी जो प्रेशियस मेटल्स है वो भी ट्रैवल किए बिकॉज ऑफ सिल्क रूट. उसके साथ कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ. जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज आई, है ना, एशिया में ट्रैवल की, या फिर मुस्लिम प्रीचर्स आए. ये सारे लोगों का भी जो मूवमेंट हुआ, बुद्धिज्म का जो स्प्रेड हुआ, दैट ऑल्सो हैपन बिकॉज ऑफ सिल्क रूट. तो यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि सिल्क रूट का इंपॉर्टेंस बताइए. तो यहाँ पे आप बताएंगे कि सिल्क रूट से तो सबसे पहले सिल्क टेक्सटाइल का मूवमेंट हुआ. उसके बाद एशिया, यूरोप, ये सारे कंट्रीज इंटरकनेक्टेड हो गए. उसके बाद कैसे चाइनीज पॉटरी, स्पाइसेस, ये सारी चीजें ट्रैवल की. फिर कैसे कल्चर का एक्सचेंज हुआ. तो ये सब बेनिफिट रहा सिल्क रूट का.
है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक पे, दैट इज फूड ट्रैवल्स, स्पेगेटी एंड पोटैटो। स्पेगेटी इज अ वर्जन ऑफ नूडल्स, है ना। तो इस सेक्शन में पढ़ना है कि जो हम लोग स्पेगेटी और नूडल्स की बात करते हैं वो एक्चुअली ये देखा गया कि नूडल्स सबसे पहले चाइना में बने और उसके बाद चाइना से वो स्पेगेटी का रूप लेते हुए दूसरे देशों में पहुंचे, है ना। कहीं कहीं ये भी मान्यता है कि अरब ट्रेडर्स दे टुक पास्ता टू 5th सेंचुरी सिसिली एंड आइलैंड नाउ इन इटली, है ना। तो जो पास्ता है वो भी एक्चुअली अरब ट्रेडर्स जो अरेबियन कंट्रीज हैं, सऊदी, यूएई, इन कंट्रीज में पास्ता निकला था और वो वहां से इटली पहुंचा। लेकिन आज जब हम लोग पास्ता खाते हैं तो हमें लगता है कि दैट इज एन इटालियन डिश, और हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये अरब का दिया हुआ है। वैसे ही स्पेगेटी, स्पेगेटी इज क्वाइट रिच फूड। जब आप रेस्टोरेंट में जाओ, आप ऑर्डर करो तो बहुत ब्रांडेड लगता है ना। और नूडल्स उसके सामने सस्ता लगता है, बट नूडल्स और स्पेगेटी एक्चुअली भाई हैं। नूडल्स चाइना ने बनाया जो कि स्पेगेटी बन के यूरोप पहुंचा, है ना। उसी तरीके से बहुत सारे फूड जो आज हम खाते हैं हमें पता नहीं कि वो दूसरे देशों से आए हैं। जैसे पोटैटो, वेरी वेरी कॉमन फूड फॉर अस इंडियंस, है ना। और ये दूसरे देश से आया है। पोटैटो हो गया, सोया, ग्राउंड नट यानी मूंगफली, मेज, टोमेटोज, चिलीज, स्वीट पोटैटोज, ये सारे जो फूड है वो हमारे एंसेस्टर्स नहीं खाते थे। ये सारे जो फूड है वो हमें यूरोप से मिले हैं। जैसे चिलीज, टोमेटो, ये सब पोर्टुगीज लाए, है ना। ग्राउंड नट, सोया, ये फूड जो है वो बाकी यूरोपियंस लाए इंडिया में। और जब हम पढ़ते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में, हम पढ़ते हैं वास्को ड गामा के बारे में, तो ये सारे ट्रैवलर्स जब मूव करते थे तो ये अलग अलग टाइप की फूड वेराइटीज लाते थे, क्योंकि ये जब दूसरे देश जा रहे हैं तो उनको अपने कंट्री का भी कुछ सुवेनियर, कुछ मेमोरी चाहिए होता था, है ना। तो इस तरीके से ये फूड दूसरे देशों में पहुंचा। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया है कि sometimes the new crops could make the difference between life and death. Europe's poor began to eat better and live longer with the introduction of humble potato. तो यहाँ पे बताया गया कि यूरोप में गरीबी किसी समय इतनी ज्यादा थी कि वहाँ के जो पुअर पॉपुलेशन थी वो पोटैटो पे ही सरवाइव करती थी, है ना। और Ireland's poorest peasants became so dependent on potato that when disease destroyed the potato crop in the mid 1840s, hundreds of thousands died of starvation. राइट, सो दिस स्टोरी इज इनफ टू टेल यू कि कैसे एक पुअर फूड था पोटैटो, जो कि यूरोप से गया आयरलैंड। ठीक है, पहले यूरोप में था और यूरोप से गया आयरलैंड, और आयरलैंड के भी जो पुअर थे वो इस फूड पे इतना डिपेंडेंट थे कि जिस साल इसकी फसल खराब हो गई पोटैटो की, हजारों लोगों की मौत हो जाती है ना। तो पोटैटो जो है, जो कि एक न्यू क्रॉप था आयरलैंड के लोगों के लिए, लेकिन वो इतना चीप था कि वो वहाँ के जो गरीब थे वो इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए उस पे। ठीक है, तो कभी कभी नए क्रॉप्स ने जान भी बचाई और कभी कभी जान ली भी। अब आते हैं 1.3 में, कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। इस सेक्शन में क्या बताया है कि कैसे कभी कभी कॉन्क्वेस्ट करने के लिए यानी किसी नए टेरिटरी को जीतने के लिए हमें हर हमेशा वेपन्स की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी हमें जरूरत होती है सिर्फ एक छोटे से हथियार की, जो कि हो सकता है डिजीज। यस, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे बताया गया है कि देयर वाज अ टाइम 16th से 18th सेंचुरी के बीच में, जब इंडिया और चाइना जैसे जो देश थे वो सबसे ज्यादा रिच थे। ठीक है, जितना भी ट्रेड था, जितना भी वर्ल्ड पावर का सेंटर था वो इन देशों में था। एशिया में ये पूरा सेंटर था। बट स्लोली एंड स्टेडिली इनका डोमिनेशन कम हुआ, क्योंकि यहाँ पे यूरोपियंस आए, उन्होंने इंडिया को, चाइना को अपनी कॉलोनी बनाई, और धीरे धीरे एक नया देश उभरता है वर्ल्ड मैप में, जिसको हम बोलते हैं अमेरिका। ठीक है, या फिर यूएसए। तो ये जो अमेरिका है, देयर वाज अ टाइम जब अमेरिका के जो नेटिव्स थे, जो अमेरिका के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे, ठीक है, दे वर नॉट नोन टू द वर्ल्ड। दुनिया को पता ही नहीं था कि अमेरिका एग्जिस्ट कर रही है। क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि इंडिया के लिए निकला था, वो गलती से अमेरिका पहुंचता है और अमेरिका की डिस्कवरी कर देता है। ठीक है, एंड बिकॉज अमेरिका में इतना खाली ज़मीन था, इतना प्लांटेशन का अपॉर्चुनिटी था, कि बहुत सारे यूरोपियंस जो हैं वो सोचते हैं कि वी शुड फोकस आवर सेल्व्स टू अमेरिका। साथ साथ ये भी एक बिलीफ था कि अमेरिका में बहुत सारे रिसोर्सेज मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे फेबल्स यानी बहुत सारी ऐसी गाथाएं थी जिसमें था कि यार वहां पे जाओ तो वहां पे बहुत सोना चांदी क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो स्पैनिश और पोर्टुगीज कॉन्करर्स जो थे वो चाहते थे कि अमेरिका को कॉलोनाइज करें। कॉलोनाइज करने का, कब करने का कॉलोनाइज सोचा? मिड 16th सेंचुरी में। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल किया।
ना कि रियल वॉरफेयर। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्पैनिश कॉन्करर्स थे वो अपने साथ मिलिट्री वेपन्स की जगह एक बहुत डेडली बीमारी लेके गए, ठीक है, स्मॉल पॉक्स की बीमारी। और जो नेटिव अमेरिकन थे दे वर ऑलमोस्ट लाइक ट्राइबल्स, है ना, वो अपने एरिया से बाहर निकले ही नहीं थे, तो उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं हुई थी नई बीमारी के लिए, ठीक है, दे वर नॉट रेजिस्टेंट टू स्मॉल पॉक्स। लेकिन स्पैनिश कॉन्करर्स जो थे, स्पैनिश सोल्जर्स जो थे, उनको आदत थी स्मॉल पॉक्स बीमारी की, तो उनको कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो जब अमेरिका गए तो अमेरिकन जो थे वहाँ के नेटिव्स, क्योंकि वो वहाँ पे वो डिजीज से इम्यूनाइज्ड नहीं थे, तो स्मॉल पॉक्स जो था वो उनके लिए एक डेडली किलर रहा, ठीक है। इसी को हम लोग बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी बोल सकते हैं। जैसे कोविड के बारे में भी बोला जा रहा था कि इट कुड एक्ट एज अ बायोलॉजिकल वॉरफेयर, है ना। तो जब आप किसी देश को कॉन्कर करने के लिए जाओ लेकिन बीमारी से कॉन्कर करो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्कर थ्रू डिजीज, है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ कि वहाँ के लोगों को दे ऑल डाइड, वहाँ के लोग मर गए, एंड गन्स कुड बी बॉट और कैप्चर्ड एंड टर्न्ड अगेंस्ट द इन्वेडर्स, बट नो डिजीज सच एज स्मॉल पॉक्स टू विच द कॉन्करर्स वर मोस्टली इम्यून, है ना। तो इंसान वेपन से बच जाएगा लेकिन बीमारी से शायद ना बचे। तो इस तरीके से डेडली डिजीजेस का इस्तेमाल हुआ है बहुत सारे देशों में, जब उन्हें दूसरे देश को कॉन्कर करना है। और धीरे धीरे एक ऐसा समय आया कि जब अमेरिका को कॉलोनाइज कर लिया गया, फिर धीरे धीरे ब्रिटेन में, यूएसए, ब्रिटेन, यूरोप की बहुत सारे देशों में क्या हुआ, रिलीजियस डिसेंटर्स, यानी जो अपने धर्म से भागना चाह रहे हैं, जिनको इशू है अपने रिलीजन से, जो या रिलीजन के अगेंस्ट बोल रहे हैं, जो रिवोल्ट कर रहे हैं, है ना, तो उन सबको परसिक्यूट किया जा रहा होता था, मतलब मारा जा रहा होता था। जैसे अगर आप ब्रिटेन में हो और ब्रिटेन में अगर कैथोलिक्स के अगेंस्ट आप कुछ बोल दो, तो उनको जो प्रोटेस्टेंट्स होते थे उनको मारने का पनिशमेंट दिया जाता था। तो वैसे लोग क्या करते थे, दे वांटेड टू फ्ली देयर ओन कंट्री, और वो किसी और जगह जाके रहना चाहते थे। तो बहुत सारे लोग जो थे वो यूरोप से भाग के अमेरिका आ गए, है ना। तो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण बहुत सारे लोग यूरोप से भाग के अमेरिका आते हैं, और धीरे धीरे 18 सेंचुरी तक प्लांटेशंस का भी काम शुरू हो जाता है अमेरिका में। बहुत सारे स्लेव्स को दुनिया भर से पकड़ के लाया जाता है, और अमेरिका जो है वो वर्ल्ड का सेंटर बन जाता है। तो चाइना और इंडिया, जो कि किसी टाइम में वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्रीज होती थी, उनका जो पावर था धीरे धीरे कम हुआ, और अमेरिका जो था धीरे धीरे वो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड में आया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट किया ये चैप्टर, और आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सब सेक्शन पढ़ना है इस चैप्टर के लिए। आई होप दिस वाज इंफॉर्मेटिव। इफ यू हैव एनी question, or if you have any query or any recommendation, please put it in the comment section. Thank you.